दोस्तों कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक छोटा सा बयान भी ऐसा तूफान खड़ा कर देता है कि सामने वाला देश भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर उसने ये क्या कह दिया है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि दोस्तों स्क्रीन पर जो आप इस महिला की तस्वीर देख रहे हैं, जो खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक समझदार खिलाड़ी मानती थी, इन्होंने कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर वो शब्द बोल दिए जो शायद किसी भी फाइल में नहीं लिखे जाने थे, क्योंकि इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सामने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खड़े हैं। दोस्तों फिर क्या होना था, उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अपनी जुबान से ऐसे शब्द निकाल दिए जिसके बाद इस महिला की बोलती बंद हो गई। दरअसल ये महिला तुर्की की सेक्रेटरी है और इनका नाम है डालमा। लेकिन ये मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने तुर्की, पाकिस्तान और भारत के बीच चल रही जियोपॉलिटिकल खींचातान को एक बार फिर सबके सामने ला दिया है। दरअसल बात शुरू होती है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान जो पिछले कई सालों से कश्मीर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा था, वो एक बार फिर से वही पुराना राग लेकर तुर्की पहुंच जाता है। क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार का तुर्की दौरा कश्मीर को लेकर था, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया और राजनीतिक गलियारों में ये बातें किसी से भी नहीं छुपी थी, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर तुर्की से मदद मांगेगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा। और इसका असली मकसद कश्मीर मुद्दे पर तुर्की से मदद मांगना था, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि आज दुनिया में उसकी बातें सुनी नहीं जाती और इसलिए ही वो ऐसे देशों का सहारा लेता है जो भारत का विरोध करते हैं और भारत के खिलाफ बयान देने में हिचकिचाते नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान का खुला समर्थन कर रहा है, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच। तुर्की के नेता कई बार कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ बयान देते नजर आए हैं और इसी कड़ी में जब इशाक डार की मुलाकात तुर्की की सेक्रेटरी से हुई तो फिर पाकिस्तान को लगा कि आज फिर से भारत पर हमला बोलने का मौका मिल चुका है। और फिर मीडिया के सामने बयान के दौरान डालमा ने वो शब्द कह दिए जिन्होंने पूरे मामले को आग में घी डालने जैसा बना दिया। क्योंकि दोस्तों उन्होंने भारत की तुलना सीधे इजराइल से कर दी और ये कहा गया जैसे इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है, वैसे ही भारत कश्मीर में कर रहा है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत लोकतंत्र और शांति की बातें करता है, लेकिन असलियत में मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। और यही नहीं, उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत की तानाशाही को नजरअंदाज कर रही है और तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीरियों को आजादी दिलाने में हर तरह से मदद करता है। दोस्तों कई सालों से ये देखा जा रहा है कि तुर्की पाकिस्तान में खड़ा नजर आता है, फिर चाहे वो भारत के खिलाफ हो या फिर किसी और देश के खिलाफ। तुर्की पाकिस्तान के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ बयान देता है, जिसका नतीजा आज पूरा तुर्की भुगत रहा है। क्योंकि जयशंकर के एक बयान से पूरे तुर्की में हड़कंप मच चुका है। दोस्तों सरल भाषा में ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि ये सीधा सीधा एक देश के अंदरूनी मामले में सीधा सीधा हमला था। क्योंकि शायद डालमा यह भूल गई कि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो हर बयान को नजरअंदाज कर दे। और सबसे बड़ी बात, भारत का प्रतिनिधित्व उस समय एस जयशंकर जैसे नेता कर रहे थे, जो अपनी बात को उतनी सटीकता से बोलते हैं जितनी सटीकता से कोई शतरंज का खिलाड़ी अपनी चाल चलता है। क्योंकि जयशंकर साहब ने जवाब देने में कोई जल्दबाजी नहीं की, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो फिर पूरे तुर्की को आईने में उसकी असली तस्वीर दिख गई। और उन्होंने साफ कहा कि जो देश हमास जैसे आतंकी संगठन को राजनीतिक आंदोलन कहता है, उसे भारत को किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये बात भी याद दिलाई कि तुर्की पर खुद कई बार आरोप लगे हैं कि वो सीरिया में आतंकियों को फंड और हथियार मुहैया करा रहा है, जिसका नतीजा आज पूरा मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि यूरोप तक भुगत रहा है। दोस्तों जयशंकर साहब ने तुर्की के आंतरिक हालात की ओर इशारा करते हुए ये कह दिया कि जिस देश के नागरिक अपनी ही सरकार पर जमीन हड़पने के आरोप लगाते हो, वहाँ के नेता भारत को मुसलमान का विरोधी होने का आरोप लगाने से पहले अपने घरों में झांक कर देखे। दोस्तों उन्होंने बहुत ही ठंडे लेकिन असरदार अंदाज में ये कह दिया कि भारत में तुर्की से 2.5 गुना ज्यादा मुस्लिम रहते हैं और अगर सच में भारत ने मुसलमानों पर अत्याचार किया होता या फिर भारत मुसलमान का विरोधी होता, तो फिर ये देश आज की दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल नहीं होता। और ये जवाब सिर्फ शब्दों का पलटवार नहीं था, बल्कि ये एक संदेश था कि भारत अब हर मंचों पर अपने हितों और अपनी सुरक्षा की रक्षा करता है। कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इस पर किसी तीसरे देश की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो तुर्की हो या फिर भारत का विरोधी पाकिस्तान ही क्यों न हो। भारत हर तरह से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने कश्मीरी मामले में पहलगाम इलाके में हमला किया था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि उस एक कदम ने पाकिस्तान को अंदर तक खोखला कर दिया। और जयशंकर साहब ने यह भी साफ किया है कि एक सेक्रेटरी को यह शोभा नहीं देता कि वो प्रेस के सामने किसी बड़े देश के खिलाफ भड़काऊ बयान दे, क्योंकि कूटनीति में संयम उतना ही जरूरी होता है जितना कि साहस। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल तेज हो गई, क्योंकि कई
कई विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की ने पाकिस्तान के बहकावे में आकर फिजूली विवाद खड़ा कर दिया है और जिसका खामियाजा उसे आगे भुगतना होगा। और भारत आज सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है बल्कि एक उभरती हुई ताकत बन चुका है, क्योंकि ऐसे में भारत के खिलाफ बयानबाजी करना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो फिर एक बार फिर से वो इस पूरे मामले के बीच अपने आप को अलग दिखाना चाहता है, लेकिन असलियत तो ये है कि कश्मीर को लेकर उसकी रणनीति अब भी पुरानी पड़ चुकी है और अब दुनिया धीरे धीरे ये समझ रही है कि पाकिस्तान खुद गरीबी और आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहा है और ऐसे में भारत पर आरोप लगाकर वो अपनी कमजोरियों से ध्यान हटाना चाहता है। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात साफ साफ नजर आती है कि आज के दौर में भारत सिर्फ सुनने वाला देश नहीं रहा बल्कि जवाब देने वाला देश बन चुका है, क्योंकि जब जवाब आता है तो फिर वो भारत के आत्मविश्वास और मजबूती के साथ आता है। क्योंकि विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने यह स्टैंड न सिर्फ तुर्की के लिए बल्कि उन सभी देशों के लिए एक चेतावनी है जो बिना पूरी जानकारी के भारत के खिलाफ बयान देते हैं और भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की हिम्मत करते हैं। लेकिन अब कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि तुर्की को ऐसे बयान देने में हासिल क्या होगा। तो फिर आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते भावनाओं से नहीं बल्कि संतुलन और कूटनीति से चलते हैं, क्योंकि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इस बात को भारत ने कई बार अपने बयान में साफ कहा है। क्योंकि चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच, हर समय भारत की बात सीधी और साफ होती है। लेकिन ऐसे में अगर कोई भी देश बिना पूरी जानकारी के बयान देता है तो वह खुद अपनी विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है और तुर्की ने भी ठीक इस समय ऐसा ही किया है। जयशंकर साहब का जवाब सिर्फ एक महिला अधिकारी को नहीं था बल्कि ये सीधा संदेश उन सभी देशों के लिए था जो पाकिस्तान के नैरेटिव में फंसकर भारत पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कश्मीर की जमीनी हकीकत की बात करें तो फिर पिछले कुछ सालों में वहाँ के हालात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हुए हैं। विकास परियोजनाएं, सड़कें और कई प्रकार के निवेश लगातार बढ़ रहे हैं। आतंकवाद की घटनाओं में भी गिरावट आई है, लेकिन ये सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि वहाँ पर भारत ने सुरक्षा और विकास के साथ एक साथ काम करके संतुलन बनाया है। तुर्की अगर सच में अपने अधिकारों की चिंता करता है तो फिर उसे पहले अपने आसपास के हालात देखने चाहिए, क्योंकि वहाँ के नागरिक खुद ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन तुर्की को अपनी ही पड़ी है और हमारे लिए ये समझना भी जरूरी है कि विदेश नीति में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि एक गलत बयान सालों पुराने रिश्ते में खटास ला सकता है और आर्थिक व रणनीतिक सहयोग को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन ऐसे बयानों से दूरी बनाना ही उचित होगा, क्योंकि भारत अब यह साफ कह चुका है कि वो सम्मान के साथ संवाद चाहता है, दबाव या फिर आरोप के साथ नहीं। दरअसल इस पूरे मामले में पाकिस्तान तुर्की की सहायता लेना चाहता है, जिसमें तुर्की की सेक्रेटरी ने ऐसे बयान दिए हैं जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने भी उसका जवाब ऐसे दिया कि तुर्की की पूरी मीडिया में सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि तुर्की को इस पूरे मामले में क्या सीखना चाहिए। बाकी दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।